प्रैक्टिस सेट 9 क्वेश्चन नंबर 41। 1 करोड़ बराबर है। बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आपको दो तरीके अपनाना है। देखो, पहला ये है कि 1 करोड़ बराबर है ना। तो ऑप्शन में दो प्रकार है, एक तो लाख में परिवर्तन किया गया है और दूसरा हजार में। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ 1 करोड़ के बराबर कितने लाख है ये पहले पता करो। तो वह पता करने के लिए क्या करना है, पहले 1 करोड़ लिखो। ये यहाँ 2 0 लिखेंगे लाख के जगह में, और हजार के जगह में 2 0, और ये वंस पीरियड के लिए 3 0। ठीक है, तो ये लिखाया है 1 करोड़। अब 1 करोड़ में कितने लाख है, तो इसको 1 लाख से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 लाख में होते हैं 5 0। ठीक है, अब इसके 5 0 से इसके 5 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से ये 5 0 से नीचे का 5 0 कैंसिल कर दो। ठीक, और 1 से 100 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100। अर्थात 1 करोड़ में होता है 100 लाख। और देखो ऑप्शन 1 में प्राप्त हो गया। दूसरा तरीका ये था कि कितने लाख मिलकर 1 करोड़ बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर 100 लाख मिलकर 1 करोड़ बन रहा है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगी। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 लाख लिखना पड़ेगा। 1 लाख। अब 1 लाख कितना, 1 लाख 1 करोड़ बनेगा यह जानना है। अब ऑप्शन में शुरू में 100 लाख दे रखा है ना, तो 100 लाख से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। तो 100 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हटाओ और ये 2 0 को पीछे ऐड कर दो। अब काउंट करके देखो कि 1 लाख में 100 लाख का मल्टीप्लाई किए तो कितना बनता है। देखो कितना बना, 1 करोड़। ठीक, तो ये दो तरीके थे आंसर पता करने का। ठीक, तो सही आंसर है ये 100 लाख। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42। 5671 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। यहाँ बच्चों संख्या का अंतर पूछा है, अंतर निकालने के लिए दो संख्या चाहिए। तो पहली संख्या यही संख्या है जो दी गई है 5671, और दूसरी संख्या आपको प्राप्त करना है। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या के अंकों को पलटना है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला नंबर शुरू में आएगा। ठीक है, 7 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। अब इन्हीं दो संख्या का निकालेंगे अंतर। तो 1 बन जाएगा 11, 11 माइनस 5 ये बन जाएगा 6। ओके, इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। 6 माइनस 6 0, और 7 से ये छोटा है तो ये 16 बन जाएगा। 16 में 7 माइनस 9, इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये 4, 4 में 1 माइनस 3। ठीक, 3906। देखो कौन सा ऑप्शन में है, 3906 ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में 63,606 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा गया है। तो यहाँ 6 3 बार आया है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला स्थानीय मान हम इस 6 का निकालते हैं। ठीक, तो पहला 6 यहाँ पर हमने लिया, और इस 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 0 इसके पीछे रख देंगे। 1 2 3 4। अब ये दूसरा 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखो दूसरा 6 सैकड़े के स्थान पर है, तो पहले 6 को सैकड़े के स्थान पर लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ पर लिखेंगे 6 को, और इस 6 के बाद 2 अंक है तो 2 0 इसके पीछे लगा देंगे। लास्ट में 6 इकाई अंक में है तो इसको इकाई के नीचे लिखेंगे। अब इन 3 संख्याओं का पूछा गया है योगफल। ठीक,
तो 60606 आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। काकू ने बक्से से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नंबर पता करना पड़ेगा जिससे कि अन्य दो व्यक्ति का नंबर पता किया जा सके। यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए हुए व्यक्ति का नाम हम पहले नोट करेंगे। तो पहला व्यक्ति हम लिख लेते हैं काकू का नाम, फिर बक्सी, और तीसरा व्यक्ति है रमन। ठीक, अब फिर वापस सेंटेंस पढ़ेंगे। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। ठीक, तो काकू जो है बक्सी से 7 नंबर कम पा रहा है, तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा बक्सी का नंबर, और बक्सी का नंबर कम रहेगा तो उसमें 7 कम कर देंगे तो काकू का नंबर पता चल जाएगा। और जब काकू का नंबर पता चलेगा तो काकू के नंबर में 3 अधिक जोड़ देंगे तो रमन का नंबर पता चल जाएगा। तो रमन और काकू इन दोनों का नंबर तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि बक्सी का नंबर ना प्राप्त हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बक्सी के नंबर को हम x मान लेंगे। माना कि बक्सी ने x अंक प्राप्त किया। ठीक, अब बक्सी ने जितना अंक प्राप्त किया इसी में यदि हम 7 अंक कम कर देंगे तो ये काकू का नंबर हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे x - 7। और रमन का नंबर क्या बोला गया था, काकू के नंबर से रमन का नंबर 3 अधिक है, तो काकू का नंबर है x - 7 और रमन इससे 3 अंक अधिक प्राप्त करता है तो +3 लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या बोला है, यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है, कुल प्राप्तांक, तो कुल पता करने के लिए इन तीनों के नंबर को जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 76 बन जाएगा। ठीक, अब इस समीकरण को हल करना है। देखो कैसे हल करते हैं। x x x 3 बार है तो यहाँ लिखेंगे 3x। ठीक है, ये समझ में आया, x x x, तो इसको लिखेंगे 3x x क्योंकि 3 बार है। अब क्या क्या बच गया, देखो यहाँ पर -7 बचा तो यहाँ लिखो -7, प्लस नहीं लिखना है ना, ये प्लस को हम जोड़ लिए हैं, x + x + x ऐसे किए हैं तो 3x आया है। अब क्या बच गया है, -7 और इस तरफ बचा है एक और -7, फिर +3 = 76। ओके, अब इसको फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से 3x का 3x लिखो। अब इसे 3 तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यदि कोई दो संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है, जैसे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये 7 माइनस का है, ये 7 माइनस का है, तो यदि कोई अंक या संख्या में एक जैसा चिन्ह है तो नंबर जुड़ जाता है और उसके चिन्ह को सेम लिखा जाता है। ठीक, तो ये 2 नंबर को जोड़ देंगे और माइनस का माइनस लिखेंगे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, एक माइनस का नंबर लो और ये प्लस का 3 ले लो, तो यदि माइनस का 7 लेते हैं और प्लस का 3 तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है। जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होगा तो संख्या हमेशा घटता है और घटाने के बाद संख्या को, जो संख्या बड़ा है उसके चिन्ह को लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर -3 +3 लेकर, -7 और +3 लेकर सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरा वाला -7 और +3 लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। तो 3x -7 और -7, तो 7 7 जुड़कर 14 हो जाएगा, और दोनों में एक जैसा चिन्ह है इसलिए माइनस का माइनस, यहाँ लिखूँगा +3 = 76। नेक्स्ट, अब यहाँ से फिर मैं 3x का 3x लिख लेता हूँ। अब एक संख्या है -14 और एक संख्या है +3, तो दो संख्या का चिन्ह अलग अलग हो गया तो संख्या घटेगा,
तो 14 में 3 माइनस करेंगे 11 बचेगा। ठीक, अब 14 बड़ा है और उसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस इक्वल 76। फिर नेक्स्ट 3x का 3x लिखेंगे। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे। देखो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में दो संख्या है, तो पहला को मैं बराबर के पहले का पहले ही लिख लिया, 3x का 3x लिखा। तो ये जो नंबर है माइनस का 11, इसको हम राइट साइड जब ले जाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले 76 का 76 ही लिखना, प्लस 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3x का वैल्यू प्राप्त करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 6 7, 7 और 1 8। ठीक, अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके गुणांक से इसमें डिवाइड करेंगे, अर्थात 87 में 3 से डिवाइड करेंगे, तब अगेन x की वैल्यू आएगा, x इक्वल प्राप्त हुआ, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 29 टाइम में डिवाइड होगा। ठीक, तो x का मतलब क्या हुआ 29, और 29 किसका नंबर है, बक्सी का। पूछा किसका नंबर गया है, रमन का। ठीक है, तो रमन का नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x लिखाया है तो x का मतलब 29 माइनस 7 फिर प्लस 3, तो 29 में 7 माइनस करो 22 बचा, प्लस 3, 22 प्लस 3 25, यही है हमारा आंसर। ठीक, तो ये है रमन का नंबर। यदि काकू का नंबर पूछता तब कितना होता, x माइनस 7, तो ये वाला x माइनस 7 करेंगे तो 22 होता काकू का नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणा 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है, ये ऐसे, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा जिसकी आकार आयताकार है, और इसके दो विमा है, एक विमा 100 मीटर है, दूसरा विमा 80 मीटर। तो यहाँ हम लंबाई को लिख लेते हैं 100 मीटर और चौड़ाई को लिख लेते हैं 80 मीटर। ठीक, अब इसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने पर कितना तार लगेगा पूछा है, तो इसके चारों ओर जब हम तार का घेरा डालेंगे तो वो क्या बनेगा, इस आयताकार आकृति का परिमाप बनेगा, अर्थात परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, लंबाई कितना है 100 मीटर, चौड़ाई कितना है 80 मीटर। ठीक, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 180 180, और ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 का 2। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 आया। ठीक, अर्थात इस भूखंड में यदि हम एक बार तार चारों तरफ का घेरा डालते हैं तो 360 मीटर तार की खपत होता है, और यहाँ पर बात हो रहा है 3 बार बाड़ लगाने की। ठीक है, तो एक बार में कितना तार खपत हो रहा है, तो 3 बार में कितना होगा, तो क्या करेंगे 360 में अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का टेबल 0 टाइम 0, 3 का टेबल 6 टाइम 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक, तो 1080 मीटर तार की ज़रूरत होगा। देखो कौन सा ऑप्शन में है, बी में, ये वाला में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी बहुत सिंपल है, विभाज्यता की जांच से सॉल्व करना है। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाना है जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है,
तो ऐसे नंबर ढूंढो जो सबसे छोटा भी हो और इन सबसे डिवाइड भी हो। और ये ऐसा भी हो सकता है कोई छोटा नंबर इन चारों में से कोई छोटा नंबर होगा लेकिन इन चारों संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम छोड़ देंगे भले ही वो छोटा है। तो पहला ऑप्शन ले लो, लास्ट में 0 है, तो 0 होने पर 2 से डिवाइड है और 10 से डिवाइड है। और संख्या के अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3, तो 3 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, जोड़ने पर 3 आया तो ये 3 3 से डिवाइड, इसलिए पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड है। और 8 बच गया, तो 8 से डिवाइड का रूल क्या है, पीछे में 3 0 होना चाहिए, तो नहीं है। और 3 0 नहीं है तो पीछे से 3 अंक लेना है और वो 8 से डिवाइड है कि नहीं देखना है। तो पीछे से 3 अंक लेंगे तो ये नंबर हमें प्राप्त होगा। अब ये 0 तो हट जाएगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 20 नहीं आया, तो पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन में आ जाओ, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, जोड़ने पर 7 आ गया, तो 7 तो 3 से डिवाइड नहीं है, ऑप्शन 2 भी डिवाइड नहीं होगा इन चारों संख्या से। सी में आ जाओ, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड है कि नहीं यह जानने के लिए क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। तो 1 और 8 को जोड़ो, कितना हो गया 9, और 9 3 से डिवाइड है, इसलिए यह पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड है। अब 8 से डिवाइड और बच गया, तो पीछे से 3 अंक लेंगे, 0 8 0, तो सामने का 0 तो हट जाएगा, और 8 के पहाड़ा में 80 होता है 10 बार में, मतलब ये 8 से भी डिवाइड है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। दूसरा इसका एक और तरीका है, देखो इन सभी संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या ढूंढना है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम नंबर निकालेंगे, और एलसीएम नंबर निकालोगे तो वह नंबर 4 संख्या वाला 4 अंकों तक का नहीं बनेगा, तो उस एलसीएम का आपको ना टेबल बनाते जाना है, जैसे ही 4 अंक वाला नंबर आया तो वही इसका आंसर हो जाएगा और यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बताया हूँ ज़्यादा सरल है। ये नंबर देखो, कोई भी संख्या के मल्टीप्लाई में यदि सिंगल 0 दे रखा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाओ। देखो एक किताब है 100 पेज का, तो 100 पेज में से 25 पेज पढ़ती है इला, और इसी 100 पेज वाले किताब का 2/5 भाग पढ़ती है ललिता। तो किसने कम किताब पढ़ी है, वही आपको पता करना है। 100 में से इसने 25 पेज पढ़ी है और इसने कितना पेज पढ़ी है वो अभी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किताब कितना है, 100 पेज वाला ही है। तो क्या करते हैं, 100 पेज वाले किताब का 2/5 भाग पता करते हैं। 5 के पहाड़ा में 100 भाग हो जाएगा 20 बार में, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, मतलब ललिता पढ़ी है 40 पेज और इला पढ़ी है 25 पेज। पूछा गया है कौन कम पढ़ती है, तो इला कम पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ वर्ग के विकर्ण की लंबाई पता करना है। ये भी बहुत आसान है। देखो यदि आप वर्ग का विकर्ण निकालते हो, वर्ग का विकर्ण निकालते हो, तो उसका क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, a√2 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यही है वर्ग का विकर्ण, मतलब ये उसका लंबाई हो गया। ठीक है, वर्ग का विकर्ण समझते हो क्या है, जैसे ये वर्गाकार आकृति है, तो एक कोने से जो दूसरे कोने की लंबाई है इसी को बोलते हैं वर्ग का विकर्ण, अर्थात एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई। तो यही पूछा गया है, एक कोने से दूसरे कोने की लंबाई, तो इसका फार्मूला है a√2। ठीक है, और a का मतलब क्या है, a का मतलब है भुजा, a का मतलब क्या है भुजा। तो यहाँ वर्ग के परिमाप से हम निकालेंगे भुजा। परिमाप क्या है, ये चारों
साइड को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को परिमाप कहते हैं। तो वर्ग के चारों साइड होता है बराबर, वर्ग का चारों साइड क्या होता है बराबर। तो वर्ग का भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का भुजा निकालने के लिए वर्ग के परिमाप में 4 से भाग करते हैं। तो इसका भुजा निकलेगा 4 के पहाड़ा में, ये कितने बार में आएगा, 4 दूनी 8, ठीक, और 4 पंचे 20, 25, कितना आया 25। तो भुजा कितना आया 25, और ए का मतलब क्या है भुजा। तो ए को हटाओ, उसकी जगह लिखो 25 और √2 का √2। तो यही है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 50, 26.2% बराबर है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे। ऐसे 26.2% का क्या लिखेंगे, बाई 100, ठीक। और यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक अंक है, तो यहाँ से दशमलव हटाओ और एक जीरो नीचे लिख लो, ठीक। अब इसे दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करोगे, देखो 2 जीरो का स्थान ले लेगा, पहला जीरो का, और 6 दूसरा जीरो का स्थान ले लेगा, और ये 2 तीसरा जीरो का स्थान ले लेगा, ठीक। और नीचे में 1 है, तो 1 का स्थान नहीं लिया जाता है, जीरो का स्थान लिया जाता है। तो जहाँ 1 लिखाया है अब वहीं से हम दशमलव लिखेंगे और दशमलव के सामने जीरो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि 1000 से 262 में आप डिवाइड करो तो भी आपको आंसर प्राप्त होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी में। क्वेश्चन नंबर 51, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा या टेबल। तो 6 के पहाड़ा 5 बार लिखना है, 6, 12, 18, 24 और 30। ये है 6 के प्रथम 5 गुणज, ठीक। अब तीनों का, ये सभी संख्या का क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो योगफल पता करने के लिए सबको आपस में जोड़ेंगे। पहले 6 में 12 जोड़ता हूँ, ठीक है। ये 6 को यहाँ लिखकर इसको मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 18। और 18 को अब 18 में जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा 36। और 36 को मैं 24 में रख कर जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा 60। और 60 को 30 के नीचे रख कर जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा 90, ठीक है। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बना 90, आंसर 90, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, दी गई आकृति में न्यून कोण का नाम है, ठीक है। दी गई आकृति में न्यून कोण का नाम है। देखो पहले तो ये इसमें बता दिया गया है कि ये जो कोण है वह न्यून कोण है, ठीक है। अब न्यून कोण है कैसे पता करोगे, न्यून कोण क्या है, 0 से अधिक, 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक, और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, ओके। तो यदि हम कोण का सेंटर तो ये है, ठीक है। यदि कोण को हम इधर से मानते हैं, मान लो ये 0 डिग्री ये है, तो इस तरफ से यदि हम कोण का मान निकालेंगे तो ये जो है यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। इधर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, तो इस आधार पर हम देखेंगे तो ये तो 90 से अधिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोण जो है यहाँ से स्टार्ट किया गया है, इधर से इस तरफ ऐसे बढ़ा जा रहा है, ठीक है। तब ये 90 डिग्री से ये कम होगा और 0 डिग्री से ये कोण अधिक होगा, ठीक है, ये है। तो इस आधार पर जो न्यून कोण का नाम है उसे कैसे डिसाइड करेंगे, देखो न्यून कोण का नाम 2 प्रकार से हो सकता है। एक AOC, सेंटर वाला जहाँ पर कोण बनता है ना, वह हमेशा बीच में लिखाता है। तो जैसे ये O है, बीच में आपको दिखाई देगा, तो AOC पढ़ सकते हैं या फिर COA।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कोण AOC प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर तो AOB आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, कोण AOC। क्वेश्चन नंबर 53, 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपया है। 8 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा बताना है। तो बच्चों पहले 8 किलोग्राम आलू का मूल्य बताने के पहले 1 किलोग्राम आलू का मूल्य पता करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम आलू का मूल्य पता करने के लिए 360 रुपये में 12 किलोग्राम आलू से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम आलू का मूल्य बराबर आया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 रुपया आया। ठीक है, तो 1 किलो का मूल्य पड़ा 30 रुपया। 8 किलो का मूल्य कितना पड़ेगा, तो 8 गुणा 30 करो, 8 तिया 24, 240 रुपया। ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई और 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। देखो बच्चों यहाँ पर बोला गया है क्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। ठीक है, ये है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 180 रुपया। ठीक, तो देखो कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, यहाँ पर होगा व्यक्ति को लाभ। ठीक, तो 180 में से 150 रुपये तो उसका खुद का ही है, तो इसमें कितना बच गया 30 रुपया। ठीक है, तो इसका लाभ कितना बना 30 रुपये का। तो लाभ नहीं पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, इस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 ने 15 को भाग किया 5 बार में और 5 ने 100 को भाग किया या डिवाइड किया कितने बार में, 20 बार में। तो 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, रविंद्र सोनाली को एक कलाई घड़ी 450 रुपये में बेचता है और सोनाली उसे 10% लाभ पर सोहन को बेचती है। तो सोहन ने उस घड़ी को कितने रुपये में खरीदा। 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति लिख लेते हैं, पहला व्यक्ति का नाम रविंद्र है और दूसरा व्यक्ति है सोनाली और तीसरा व्यक्ति है सोहन। ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। देखो रविंद्र सोनाली को एक कलाई घड़ी बेचता है, तो यहाँ पर कौन बेच रहा है, रविंद्र। तो रविंद्र का यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, निकाल कर दिया हुआ है। रविंद्र का विक्रय मूल्य है 450 रुपया। ठीक, तो 450 रुपया में रविंद्र ने बेच दिया, तो इसने बेच दिया। ठीक, अब ये बेचा हुआ वस्तु कौन प्राप्त कर चुकी है, सोनाली। कौन प्राप्त कर चुकी है, सोनाली। तो सोनाली के लिए ये तो अभी क्रय मूल्य है 450 रुपये, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब ये भी बेचेगी, इतना के सामान को ये भी बेचेगी, तो ये जब बेचेगी तो इस पर 10% लाभ प्राप्त करेगी। तो क्या करो, इसी रुपये का 10% निकालो और जो 10% निकलेगा उसको वापस इसी में जोड़ दो, तो सोनाली का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक हम रफ कार्य कर लेते हैं। 450 का 10%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा 45 रुपया। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 450 और 45, 495 रुपया बना। तो ये है सोनाली का विक्रय मूल्य, ये है सोनाली का विक्रय मूल्य। ठीक, अब ये सोनाली सोहन को बेचती है। ठीक है, सोनाली अपनी कलाई की घड़ी को 495 में सोहन को बेचती है।
तो ये घड़ी अब कौन खरीदा? 495 में सोहन ने खरीदा। किसने खरीदा? सोहन ने। तो सोहन का यहाँ पर खरीदा हुआ मूल्य पूछा जा रहा है, अर्थात क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सोनाली जितना में बेचती है वही घड़ी जो प्राप्त करेगा, कौन प्राप्त करेगा? सोहन। तो सोहन के लिए कहलाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, 495 ऑप्शन ए। 56, 92 को रोमन अंकों में लिखिए। ठीक है, देखो बच्चों, 92 को रोमन अंकों में लिखने के पहले ये जानो कि ये जो 100 है इसको रोमन में कितना लिखते हैं। तो 100 को रोमन लेटर में लिखते हैं C। ठीक, तो ये C का मतलब हो गया 100। ठीक, और 10 को लिखते हैं X। तो जब C के लेफ्ट में हम X लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 10 माइनस। तो 100 में 10 माइनस करेंगे कितना बन गया? 90। तो XC का मतलब क्या हुआ? 90। ठीक, अब इसको लिखना है 92, तो रोमन लेटर में 2 को लिखते हैं I के रूप में ये, तो इसका मतलब हुआ 92। देखो ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में प्राप्त हो रहा है। 57 में आ जाओ। 5 हेक्टोमीटर और 7 डेकामीटर और 4 मीटर का सेंटीमीटर में मान कितना होगा? देखो, 1 हेक्टोमीटर में है, 1 डेकामीटर में है और 1 मीटर में है। इन सब का मान पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेक्टोमीटर और डेकामीटर इसको भी मीटर में चेंज करते हैं। ठीक, तो देखो एक छोटा सा यहाँ पर मैं मापन प्रक्रिया बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम 0 से 1 तक हम जाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में छोटे छोटे 10 लाइन होता है, वो मिलीमीटर है। और जैसे ही हम 1 में पहुँचे तो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बनाता है। और यही सेंटीमीटर आगे बढ़ते बढ़ते 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करते करते जब ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है, कितना? 100 सेंटीमीटर। जब ये 100 सेंटीमीटर होता है तो इसको एक और नाम देते हैं 1 मीटर। ठीक, अब मान लो ये मीटर के आधार पर चलते हैं। ये 1 मीटर धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ा, ठीक है, मान लो ये 10 मीटर तक आगे बढ़ गया। ठीक है, ये 10 मीटर तक जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ तक को हम मान लेते हैं 10 मीटर। तो 10 मीटर की माप को फिर एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डेकामीटर। तो 10 मीटर को कहते हैं 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर। और यही मीटर जब आगे बढ़ते बढ़ते 10 से मान लो ये 100 तक चला गया। कहाँ तक चला गया? 100 मीटर तक चला गया। तो 100 मीटर को फिर से एक नया नाम दे देते हैं। 100 मीटर को फिर से एक नया नाम देते हैं 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में डेकामीटर 7 है। ठीक, तो 7 डेकामीटर मतलब हो जाएगा 70 मीटर। मीटर में चेंज किया हूँ अभी मैं। ठीक, और 1 हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर। तो 5 हेक्टोमीटर मतलब 500 मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर में। ठीक, अब सभी का मान सेंटीमीटर में पूछा गया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। देखो सबसे पहले हेक्टोमीटर है, तो हेक्टोमीटर ना लिखकर मीटर लिखेंगे। ये है 500 मीटर, फिर 70 मीटर, फिर 4 मीटर। 4 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर। 50,000 सेंटीमीटर। और ये बन जाएगा 7,000 सेंटीमीटर। और ये 400 सेंटीमीटर। ठीक, और सबको हम जोड़ देंगे।
00475, ठीक है। 57,400 सेंटीमीटर, 57,400 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में प्राप्त हुआ। 58, दी गई आकृति में b का मान ज्ञात कीजिए यदि आकृति का परिमाप 1200 मीटर है। देखो, इस आकृति का जो पूरा परिमाप है वह क्या है, 1200 मीटर है, ठीक है। तो देखो 1200 मीटर ये तो कुल परिमाप है, तो हम यहाँ से इसका एक यहाँ से यहाँ तक का एक आकृति यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं जितना नीचे की लंबाई है उतना ऊपर का भी रहेगा, है ना। तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमने एक आयताकार आकृति बना लिया, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि इस आयताकार आकृति का जो परिमाप है 1200 मीटर है। आयत का परिमाप बराबर हमने माना 1200 मीटर, दिया है 1200 मीटर, ठीक है। अब इस आयताकार आकृति में देखो, ना तो लंबाई पूरा दिया गया और ना ही चौड़ाई पूरा दिया गया। यदि इस तरफ देखें तो चौड़ाई सिर्फ यहाँ तक का दिया है 64 मीटर, ठीक। और लंबाई को देखते हैं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखा है 290 मीटर, ठीक है। तो अब हम इसका एक पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक भी पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इस लंबाई के बराबर है, तो लंबाई का जो एक भाग दे रखा है 290, उसमें इसके दूसरे भाग को जोड़ देंगे, ठीक है। तो लंबाई बराबर हमें प्राप्त होगा 290 प्लस 200 मीटर, 094। तो लंबाई मिल गया 490 मीटर, ठीक है। हम लंबाई को मान लेते हैं अब 490 मीटर। और इसमें b का वैल्यू पूछा है, b मतलब ये चौड़ाई की मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो, यदि आयत का परिमाप पहले से दे रखा है, ठीक, और आपको किसी प्रकार से लंबाई पता चल जाए तो चौड़ाई का मान निकाल सकते हो, या फिर आयत का परिमाप दे रखा है और चौड़ाई पता चल जाएगा तो लंबाई निकाल सकते हो, ठीक। तो यदि आयत की परिमाप दे रखा है और लंबाई भी पता चल गया तो चौड़ाई भी हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताओगे, देखो आयत का परिमाप दे रखा है तो आयत के परिमाप का फार्मूला पूरा लिखो ऐसे, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। अब आयत का परिमाप दे रखा है तो परिमाप के जगह में लिखो उसके वैल्यू को 1200 मीटर, यहाँ 2 का 2 लिखो, लंबाई मिल गया है हमें 490 और चौड़ाई हमें पता नहीं तो उसको सेम लिखो या उसको एक समान लो, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये 2 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 600, ठीक है। तो 2 अब इस पार नहीं लिखाएगा, यहाँ सिर्फ बच गया 490 प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई का वैल्यू पता करेंगे, चौड़ाई यहीं पर रहने दो और यहाँ 600 में 490 को माइनस कर दो तो चौड़ाई का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। 0 में 0 माइनस करो 0, और ये 0 है ये 10 है तो 0 बन जाएगा 10, 10 माइनस 9 1, और इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 5, 5 में 4 माइनस 1, तो चौड़ाई का मान आया 110 मीटर, ऑप्शन ए है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, इसको सरल करना है दिए हुए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये भी सरल है, देखो कैसे बनाओगे। 1/3
प्लस 7/9 डिवाइड, तो डिवाइड के बाद ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। 7/10 मल्टीप्लाई, मिश्र भिन्न पहले सॉल्व करेंगे। 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 और 1 5, 5/4 बन गया। ठीक है, 5 ने 10 को डिवाइड किया 2 टाइम में, ओके, और ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ 7, और नीचे में 2 × 4 बचा तो 8 बन जाएगा। तो डिवाइड यहाँ लिखेंगे 7/8। अब डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं, तो 1/3 का 1/3 लिखो, प्लस 7/9 का 7/9 लिखो, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो नीचे का 8 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 7 नीचे। ओके, नेक्स्ट 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 का 1/3 लिखो, प्लस का प्लस, और क्या बच गया ऊपर में 8 और नीचे तरफ 9। ठीक, अब ये दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड कर दो। तो एलसीएम मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 और 9 के एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शन के हर नंबर से 3 में एलसीएम में डिवाइड करो। 3 से 9 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, भागफल 3, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई तो 3, अब प्लस का प्लस। यही प्रक्रिया फिर से। अब नीचे के नंबर से एलसीएम नंबर में डिवाइड करो, तो 9 के टेबल में 9, 1, और 1 का 8 से मल्टीप्लाई तो 8। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना बना, 11, और यहाँ पर 9 का 9, तो 11/9 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन भिन्न में है, तो 2 भिन्न तो प्राप्त इस भिन्न के अनुसार नहीं प्राप्त हुआ, तो अब इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 11 में 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9, माइनस करने पर 2 रिमाइंडर हुआ। तो 9 का टेबल जितने टाइम पढ़े उसे होल नंबर के रूप में ऐसे लिखते हैं, और इसके बीच में से फ्रैक्शन बनाते हैं। जिस नंबर से डिवाइड किए उसे नीचे लिखते हैं, रिमाइंडर नंबर को ऊपर। तो 1 होल 2/9 कौन सा ऑप्शन में है, बी में। क्वेश्चन नंबर 60 ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक, निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बच्चों के पसंदीदा टीवी चैनल, इस तरह है बच्चों की संख्या, और इधर है टीवी का चैनल। कितने बच्चे न्यूज़ और स्पोर्ट्स चैनल पसंद करते हैं। ठीक है, देखो 80 है, फिर 60 है, फिर 240 है, फिर 320 है। ठीक, तो देखो ये जैसे कितना कितना के अंतर में ये बना है देखना है। ठीक है, तो ये 40-40 के अंतर में नंबर 40-40 के अंतर में एक एक लाइन बना हुआ है। तो ये जैसे 80 है, तो 80 में 40 जोड़ोगे तो ये लाइन कितना हो जाएगा, 120, और यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो बीच में एक डॉट तो दिया है, लेकिन वो कौन सा नंबर होगा वो आपको पता करना पड़ेगा। और ये हमने कैसे पता किया, देखो ये 80 है और ये 160 है, मतलब ये इसका 2 गुना है। तो इसके बीच में कौन आएगा, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, तो देखो 40 का आधा 80 का आधा क्या हो जाएगा, 40, तो 40 को 80 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक, इसी प्रकार से पता किया। फिर 120 में 40 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा। क्वेश्चन में आते हैं, कितने बच्चे न्यूज़ और स्पोर्ट्स चैनल पसंद करते हैं। तो न्यूज़ और स्पोर्ट्स चैनल देखना है। न्यूज़ ये रहा न्यूज़, स्पोर्ट्स ये रहा स्पोर्ट्स। तो न्यूज़ देखने वाले, देखो न्यूज़ का सीध में है ये नंबर, न्यूज़ देखने वाले 120 बच्चे हैं, और स्पोर्ट्स देखने वाले बच्चे 240 हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 063 360। कितने बच्चे न्यूज़ और स्पोर्ट्स चैनल पसंद करते हैं, तो 360, ऑप्शन सी आंसर।